नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रणय शर्मा। आप देख रहे हैं पर्ल्स हरियाणा एक्सप्रेस। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो बेबाक बोल और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंबाला कैंट के विधायक और बीजेपी के विधायक दल के नेता अनिल विज की। अनिल जी, मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल ये इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त की अगर बात करें तो हरियाणा की जनता भी ये जानना चाहती है कि बीजेपी और हजका का गठबंधन है या नहीं। देखिए, आज की तारीख में इस पर विचार विमर्श जरूर चल रहा है और लोग ये भी जानना चाहेंगे कि विचार विमर्श क्यों चल रहा है। जब गठबंधन है और दोनों पार्टियों ने किया है और एक विश्वास के साथ किया है, तो आज ऐसे क्या कारण हो गए कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें समझौते की शर्तों के मुताबिक हजका ने 2 सीटों पर लड़ना था और हमने 8 सीटों पर लड़ना था। हम 8 में से 7 सीटों पर विजयी रहे हैं। 72 विधानसभा क्षेत्रों में से 52 विधानसभा क्षेत्रों में हमने विजय हासिल किया। हमें 34.8% वोट शेयर मिला है और हमारा पार्टनर अपनी सीट भी हार गया। जो दूसरी लोकसभा की सीट उनको मिली थी वो भी हार गया और 18 विधानसभा हलकों में से 11 विधानसभा हलकों में हार गया। अब जो समझौते की दूसरी शर्त थी उसमें ये तय था कि विधानसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा और उसकी नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब ये नतीजे निकले तो हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जो व्यक्ति अपनी सीट को हार गया और उस माहौल में हार गया जब नरेंद्र मोदी की सुनामी चल रही थी, सारे देश में जहां जहां पर जिस भी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा वो सारी पार्टियां तर गईं और हरियाणा प्रदेश में हमारा ये पार्टनर नरेंद्र मोदी की सुनामी में भी डूब गया। सर, लेकिन बात तो ये भी है ना कि कुलदीप कहते हैं कि लहर तो थी लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनको सपोर्ट नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया और ये भी हार का बड़ा कारण है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो बहुत गलत कहते हैं। हमारे हिसार और सिरसा में जितने भी कार्यकर्ता थे उन सब ने पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ काम किया और वो आखिरी दिन तक आश्वस्त भी थे कि हम दोनों सीटें जीतेंगे। उन्होंने दोनों ने काम किया। उसके उल्ट कुलदीप बिश्नोई जी ने सारे हरियाणा से अपने सारे कार्यकर्ताओं को सिरसा और हिसार आने के लिए कह दिया। सब वहां चले गए। नरेंद्र मोदी जी की 4 रैलियां हुई प्रदेश में। वो गठबंधन के नेता थे, वो एक भी रैली में मंच पर नहीं आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा स्वराज जी की रैलियां हुई, वो एक भी रैली में मंच पर नहीं आए। और कुलदीप बिश्नोई जी बताएं, वो अपने आप को गठबंधन का नेता कहते हैं। उन्होंने अब सीएम की पद के लिए आगे बढ़ना था, हमारा नेतृत्व करना था। उनको तो 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़वानी चाहिए थी। वो बताएं कि अपनी दोनों सीटें छोड़कर वो किसी और सीट के ऊपर प्रचार करने के लिए गए। क्या उनको जाना नहीं चाहिए था? अगर वो गठबंधन के नेता थे और हमने उनको माना था तो उनको तो सारे हरियाणा में चुनाव लड़ाना था, लेकिन वो कहीं नहीं गए।
क्योंकि उनकी नीयत पर मुझे तो शक लगता है। रोहतक में भी पहले एक बैठक हो चुकी है, प्रदेश की सभी नेताओं की खुद बैठक हुई थी जिसमें इस बात पर चर्चा हुई थी। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये बैठक। तो आप मानते हैं काफी अच्छी रही है बैठक, अब कोई नतीजा जल्दी निकल के सामने आएगा, खासतौर से गठबंधन को लेकर? हाँ, मुझको लगता है कि अब जिस दिन भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी उस दिन ये मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा कि गठबंधन आगे चलेगा या नहीं चलना चलेगा। है या नहीं चलना है, कोई शर्तों में परिवर्तन करना है या अकेले चलना है, इस बारे में हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद। शर्तों में परिवर्तन की बात उठी थी तो जगदीश मुखी जो कि प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो शर्तें पहले करी गई थी उनके साथ नहीं हो सकता है कुछ बदलाव किए जाएं, फिर जिससे गठबंधन भी बना रहे और जो साथ है वो भी बना रहे और बीजेपी और हजका दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ें। तो आपको लगता है अगर शर्तों में परिवर्तन किया जाए तो ये गठबंधन बच सकता है? नहीं, देखिए, जब तक दोनों पार्टियां टेबल पर आमने सामने बैठकर बात नहीं करेंगी तब तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि जो बयान आ रहे हैं हजका की तरफ से वो तो स्पष्ट आ रहे हैं। आज भी मैंने धर्मपाल मलिक जी का बयान पढ़ा और उन्होंने कहा है कि भाई जो शर्तें थीं कि 45-45 और पहले सीएम कुलदीप बिश्नोई बने, हम उससे कम कुछ मानने वाले नहीं हैं। लेकिन वो अखबार का बयान है। जब आमने सामने बैठेंगे नेता, जब बात करेंगे तो उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। एक और ऐसा ही बयान मेरे पास भी है। हजका के नेता चंद्रमोहन ने कहा था कि जिन शर्तों पर पहले गठबंधन हुआ था वही शर्तें आज भी कायम हैं और हजका किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगी। देखिए, हजका और कुलदीप बिश्नोई अपने वचनों पर स्थिर रहने वाली पार्टी और नेता नहीं है। चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। वो किसी जंगल में नहीं गए, कोई उन्होंने भगवे कपड़े नहीं डाले। अलबत्ता उन्होंने एक दिन त्याग पत्र दे दिया अपने पद से और 2-4 दिन बाद उसको वापस ले लिया। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं कि वो कहते हैं और फिर उनसे यू टर्न ले लेते हैं। इसलिए वो अखबारों में क्या कहते हैं उसको मैं कुछ ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। चंद्रमोहन सीधा आरोप लगाते हैं कि अनिल विज जो हैं वो गठबंधन का धर्म नहीं निभा रहे, जो पार्टी है उसने बीजेपी गठबंधन का धर्म नहीं निभा रही है। देखिए, ये बात सच है कि मैं पहले दिन से इस गठबंधन के पक्ष में नहीं था। जिस वक्त गठबंधन हो रहा था उस वक्त भी मैंने नितिन गडकरी जी को पत्र लिखकर कहा था कि हमें इस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए और हमें हरियाणा में अकेले चल के अपनी ताकत बनानी चाहिए। मैंने ये बात कही थी, लेकिन मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने फैसला किया, गठबंधन किया, कुलदीप बिश्नोई जी का उपचुनाव आया, मैं 20 दिन हिसार में जाकर रहा। ठीक, मैंने वहाँ पर पूरी मेहनत की है क्योंकि हम पार्टी के बंधे हुए सिपाही हैं। हमारी व्यक्तिगत राय हो सकती है और हमारी पार्टी हमें व्यक्तिगत राय व्यक्त करने की इजाज़त देती है। हम अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो पार्टी अंतिम फैसला करती है हम उसको मानते हैं। पार्टी ने समझौता किया, हमने गठबंधन को पूरी तरह से निभाया है। अनिल जी, उस वक्त भी आप अकेले थे और आज भी जो शुरुआत हुई थी कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, अब बीजेपी को खुद अपने बूते पर चुनाव लड़ना चाहिए, वो भी शुरुआत करने वाले आप अकेले नेता थे। उसके बाद आपके साथ कारवां जुड़ता गया, आप आगे बढ़ते गए। तो किस तरह से देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का राजनीति का आंकलन अपना अपना होता है और उसी के हिसाब से वो एक्ट और रिएक्ट करता है। ठीक, तो मुझको ये लगा लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद, और मैंने कहा भी जब मुझसे पूछा गया कि जो आदमी अपनी सीट हार गया
मेरी राय में, वो मेरी व्यक्तिगत राय थी, मेरी राय में उसके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें वो नतीजे नहीं मिल सकते जिसके लिए हमने गठबंधन किया था। तो शुरू में कुछ लोग मेरी राय से सहमत नहीं भी थे, लेकिन अब तो जो बयान अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं, लगभग काफ़ी लोग मेरी राय से अब अपनी सहमति व्यक्त कर रहे हैं। चलिए तो यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानेंगे कई और चीजें अनिल विज जी के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अनिल जी, गठबंधन की बात हो गई, हरियाणा में मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो आपका एक बयान था कि आपकी ये पर्सनल राय है, आपकी दिली इच्छा है कि इस बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हरियाणा में बनना चाहिए। तो आपको लगता है ये संभव है इस बार? देखिए, दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री बनाते बनाते जमाना बीत गया। हरियाणा में जब भी गैर कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बना है। इस बार दिल करता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। हालात भी हैं, माहौल भी है और लोगों का दिया हुआ मैंडेट भी है। 2009 के विधानसभा चुनाव में करीब 9% वोट मिला था बीजेपी को, सिर्फ 4 विधायक जीत पाए थे। अब लक्ष्य 90 सीटों का है। आपको नहीं लगता काफी मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, तब से अब में जमाना बदल गया, एक युग परिवर्तन हो गया और नरेंद्र मोदी जी का जो तूफान चला है वो कोई दिल्ली में आके रुक नहीं गया, ऐसा नहीं हमको मानना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने का। लोकसभा से कांग्रेस को उखाड़कर हमने पहला पड़ाव पार कर लिया, लेकिन अभी हर विधानसभा से कांग्रेस को उखाड़ना है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। लोग अपनी जिम्मेवारी को आधी नहीं निभाते हैं। लोगों ने अगर लोकसभा में हमें पूरा बहुमत दिया है तो लोग विधानसभाओं में भी हमें पूरा बहुमत देंगे। और मैं आज आपके चैनल पर यह बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां जहां पर भी चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। लेकिन जो जनता है लोकसभा में, आप ये मानेंगे कि जनता ने जो वोट दिया है वो नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, एक चेहरा था उनके पास। अब प्रदेश का चुनाव है, स्थिति कई तरह से अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं और आपके पास तो कोई चेहरा भी नहीं है। नहीं, देखिए, ये एक गलत धारणा लोगों के मन में बैठी हुई है, क्योंकि हमें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि हमारे पास चेहरा नहीं है। हमारे पास एक से एक। कांग्रेस तो कहती है ना कि आपके पास चेहरे नहीं है। कांग्रेस तो खुद लड़ रही है, कांग्रेस के अंदर तो युद्ध चल रहा है। वो जिसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया है उसको दूसरा ग्रुप मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको वो कह रहे हैं ये भद्दा चेहरा है। तो कांग्रेस को बोलने की कहाँ इजाजत है? कांग्रेस कैसे बोल सकती है? सीएम के लिए तो आपके पार्टी के अंदर भी कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, नाम आना और चीज है, लेकिन हमारी पार्टी में लड़ाई नहीं चल रही। लड़ाई नहीं चल रही है, लोग नाम एक दूसरे के आ रहे हैं। और इसको भी मैं बहुत सुखद अनुभव मान रहा हूं कि हरियाणा में पहली बार लोग सीएम बनने का सपना तो देखने लगे। आज से पहले तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। आज से पहले तो इतना ही सोचते थे कि गठबंधन होगा, 20 सीटें लेनी है या 30 सीटें लेनी है, कभी सीएम के बारे में नहीं सोचा। आपकी पार्टी क्या कोई
एक फेज लेके आएगी? जिस तरह से लोकसभा में एक चेहरा था, विधानसभा में एक चेहरा लेके उतरेगी? आपको लगता है कि ऐसा करने से पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, अभी जब तक समझौते पर फाइनल 1 2 3 नहीं हो जाता, तब तक आगे की कोई विचार विमर्श नहीं हो सकता। और अगर ये 1 2 3 हो जाता है और ये तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी, तो इस विषय पर भी हमारा नेतृत्व विचार करेगा और इसके ऊपर केंद्रीय नेतृत्व ही विचार करेगा कि उनको चेहरा पहले प्रोजेक्ट करके चलना चाहिए या बाद में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसके बारे में मैं सक्षम नहीं हूं कोई बात कहने के लिए। अनिल विज का भी नाम काफी आगे चल रहा था, कई नेताओं का नाम था इस दौड़ में, उसमें एक नाम आपका भी था, लेकिन एक दिन सोशल मीडिया पे आपने खुद लिख के कह दिया कि मैं इस रेस में नहीं हूं। देखिए, मैंने कभी जिंदगी में महत्वाकांक्षा नहीं पाली है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। पार्टी जो दायित्व दे देती है मैं कोशिश करता हूँ उसको मैं निभाऊं। मैंने अपने मन में इस प्रकार का कोई विचार नहीं रखा। लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी नाम डाल रहे थे, उनमें मेरा नाम भी डाल रहे थे। जिस दिन मैंने देखा उसी वक्त मैंने ट्वीट किया कि जो संभावित मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है और कुछ शुभचिंतक मेरा नाम भी डाल रहे हैं। मैं शुभचिंतकों की भावना का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो मेरा नाम इसमें मत डालें। अनिल जी, विधानसभा की अगर हम बात करें अब, तो विधानसभा में मुद्दे अलग होंगे लोकसभा से, ज़मीनी चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं, छोटे छोटे विकास के मुद्दे होते हैं। तो वो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे इस बार आपके लिए जो एकदम हिटिंग होंगे, जो अगर आपकी सरकार आती है तो वो सबसे पहले आप उन मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, हम लोकसभा का चुनाव भी उन्हीं मुद्दों पर लड़े। जो लोकसभा के मुद्दे थे वो उन काफ़ी हद तक वही विधानसभा के मुद्दे हैं, क्योंकि 65 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। 65 सालों की आज़ादी के बाद भी हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए, ना सारे देश में ना प्रदेश में। आज भी लोग बिजली, पानी, नाली, सड़क, सफाई, ये 5 चीज़ें हैं जिसके लिए सारा दिन स्थान स्थान पर लोग संघर्ष करते रहते हैं। वो मुद्दा देश में भी था, वो मुद्दा प्रदेश में भी है। इस कांग्रेस पार्टी ने सारे देश को भ्रष्टाचार का वायरस लगा दिया। वो मुद्दा जितना बड़ा देश में था उससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा वो हरियाणा प्रदेश में है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस स्तर पर ज़मीनों की बंदर बांट हुई है, जिस स्तर से भूमि अधिग्रहित की गई और बिल्डर माफिया को कानूनों की धज्जियां उड़ाकर दी गई, जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा को 1 लाख की कंपनी बनाकर 300 करोड़ रुपए की 3 साल में कंपनी उसकी बन गई, वो हरियाणा में बाकी देश से भी ज़्यादा हुआ है। इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का हाल बाकी देश से भी ज़्यादा बुरा होगा। किसानों को की अधिकृत ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप वो वापस दिलवा पाएंगे उन ज़मीनों को? देखिए, लगभग 60,000 एकड़ जमीन भूपिंदर सिंह हुड्डा सरकार ने इन 10 सालों में अधिकृत की है। और जिस पर्पस के लिए अधिकृत की, कानून ये कहता है कि उसी पर्पस के लिए लगाई जानी चाहिए। लेकिन यहां पर बहुत बड़े स्तर पर वो जमीन CLU दे के, रिलीज करके, कॉलोनाइजेशन का लाइसेंस दे के और पर्पस के लिए लगा दी गई। तो वो जमीन तो नहीं, वो जमीन जो है उसके ऊपर किसानों का हक है, वो किसानों को वापस मिलनी चाहिए। और बाकी भी जो जमीनें हैं जिस पर्पस के लिए अधिकृत की गई थी, अगर वो उस पर्पस के लिए वो इस्तेमाल नहीं हुई है, उसमें किसानों को उनका हक
दिलवाया जाएगा और वो राजनेता, वो अधिकारी जो इस खेल में शामिल रहे हैं, एक उच्च स्तरीय जांच कराकर सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर, अगर बात करें हरियाणा सरकार की वर्तमान में, तो कई मतभेद चल रहे हैं पंजाब सरकार से, चाहे वो राजधानी का हो, चाहे वो SYL का हो, चाहे वो हिंदी भाषी प्रदेश को लेकर हो। आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आपके लिए ये विवाद सुलझाना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि वो NDA के सहयोगी हैं? देखिए, बहुत सारे मसले जो झगड़े से हल नहीं हो सकते, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हल किए जा सकते हैं। पंजाब में NDA की सरकार है, हरियाणा में भी अगर NDA की सरकार होगी और केंद्र में भी NDA की सरकार है, और आज एक विज़न वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में प्रधानमंत्री है, तो ये मुद्दे आपस में बैठकर सुलझाए जा सकते हैं। आज तक इन राजनेताओं ने इन मुद्दों को सुलझाने के लिए कभी गंभीरता नहीं दिखाई। इनको वो एक चुनावी मुद्दा बना रहने के लिए छोड़ देते हैं, और इसी कारण से हरियाणा बनने से लेके आज तक इन विवादों का निपटारा नहीं हो सका। तो मुझे लगता है कि अगर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन मसलों का सही ढंग से निपटारा किया जा सकेगा। चलिए, आखिरी मेरा सवाल ये है, जैसे हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी खुद ही 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आप अपने सामने चुनौती किसे मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस या अगर कहें कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो जो वोट डिवाइड होगा तो वो तो सब में डिवाइड हो जाएगा। वो INLD भी है, हचका भी है, आप भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है, तो आप चुनौती किसे मानते हैं? देखिए, एक चीज़ को आप छोड़ रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में भाई नरेंद्र मोदी का बुलडोजर भी चला, और आप अगर साथ लगते प्रदेश उत्तर प्रदेश को ही देखो तो सारी पार्टियां उसके नीचे धाराशायी हो गई। उसी प्रकार से वो बुलडोजर हरियाणा में भी चलेगा। पर INLD ने अच्छी टक्कर दी है, ये मानेंगे आप? आप देखिए, सब पार्टियां धाराशायी होंगी। और जो आपने पूछा कि आप टक्कर किससे मान रहे हैं, तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोजाना कह रहे हैं कि कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। INLD भी रोजाना कह रही है कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। यानी दोनों पार्टियों ने जब मान लिया कि वो दोनों पार्टियां हमारे साथ लड़ना चाह रही हैं, और हम आज मजबूत स्थिति में हरियाणा में खड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पर्ल्स हरियाणा एक्सप्रेस।